हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं यूपी पीजीटी कॉमर्स 2021 के पेपर का पार्ट 4। अगर आपको पेपर्स की पीडीएफ चाहिए या नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ऑलरेडी हम 81 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं 2021 के पेपर के। नाउ स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 82। With regards to business cycle, which of the following is not true? बिजनेस साइकिल के कंसर्न में इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? नॉट ट्रू पूछा है। एक्सपेंशन, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी आर द 4 फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। करेक्ट है बिल्कुल। एक्सपेंशन होता है, रिसेशन होता है, डिप्रेशन होता है, देन रिकवरी होती है। 4 फेज होते हैं ये। बिजनेस साइकिल इज अ पार्ट ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम। करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू कीन्स द ट्रेड साइकिल इज अ प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना। ये गलत है। कीन्स के अनुसार बहुत सारे इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं। इनकम है, एम्प्लॉयमेंट है, आउटपुट है, तो बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो कि नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स हैं जो कि ट्रेड साइकिल को इफेक्ट करते हैं। तो ये प्योरली मॉनेटरी थ्योरी नहीं है। द इनोवेशन थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ जोसेफ कंप्यूटर। जोसेफ शुम्पीटर के नाम पे है इनोवेशन थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। ये भी क्या है? करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सी, आपको थोड़ा सा इनकी ट्रेड साइकिल की जो थ्योरी है, मैं सिर्फ नेम बता रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा अगर एक एक की डिस्क्रिप्शन बताऊंगी मैं आपको। ये जो थ्योरीज हैं इनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना है। ये यूपी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल में एक प्योरली मॉनेटरी थ्योरी है। प्योरली मॉनेटरी थ्योरी हाफ्ट्रे ने दी है। मॉनेटरी ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी है। शुपीटर्स थ्योरी ऑफ इनोवेशन है। कीन्स थ्योरी है। मल्टीप्लायर एसिलेटर इंट्रैक्शन थ्योरी है और हिक्स थ्योरी है। इनका थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िए। मैं कोशिश करूंगी आपको इन थ्योरी के डिस्क्रिप्शन के ऊपर एक वीडियो प्रोवाइड करूं। ये यूपी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लस पीजीटी इकोनॉमिक्स में भी इससे टॉपिक्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 83। ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, इफ द पार्टनर डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द चेंजेस अकर्ड इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इन द बुक्स बट नॉट इन अकाउंट्स, यानी कि बुक्स में लिखना चाहते हैं पर अकाउंट्स में उसको शो करना नहीं चाहते, तो उस सिचुएशन में क्या बनता है? मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। वो क्या करते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और फिर पहले जो भी क्राइटेरिया होता है भाई, डेबिट में क्या आता है? डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। देन यहाँ पे इंक्रीज इन एसेट्स आ जाता है, डिक्रीज इन लायबिलिटी आ जाता है, अनरिकॉर्डेड एसेट आ जाता है। यहाँ से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आता है उसे ओल्ड पार्टनर में क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद वैल्यू को रिवर्स कर लेते हैं, यानी कि यहाँ की वैल्यू यहाँ ट्रांसफर, यहाँ की वैल्यू यहाँ ट्रांसफर करके कंपनसेट कर देते हैं उसके इफेक्ट को। यानी कि जो चेंजेस है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते हैं, सिर्फ रीवैल्यूएट करने के लिए, यानी कि न्यू पार्टनर को, ताकि पुराना जो भी बेनिफिट है या लॉस है उसमें कंट्रीब्यूट ना करना पड़े उसके आने से पहले। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए मेमोरेंडम बनाते हैं और उसको वापस उसी वैल्यू पे मेंटेन कर देते हैं। तो इस अकाउंट को क्या कहते हैं? मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। द डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स इज कंप्यूटेड ऑन देयर। जो डेप्रिसिएशन है वो हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है? डेप्रिसिएशन ऑलवेज कैलकुलेट किया जाता है बुक वैल्यू पे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म कैजुअल इनकम डज नॉट इंक्लूड। कैजुअल मतलब श्योर नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। विनिंग फ्रॉम लॉटरी कैजुअल है, कोई श्योर इनकम नहीं है। विनिंग फ्रॉम गैम्बलिंग कैजुअल है। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर, शेयर आप सोल्ड कर रहे हो तो ऑब्वियसली जब आप सोल्ड कर रहे हो तो आप ज़्यादा वैल्यू पे कर रहे हो तभी कैपिटल गेन हो रहा है, तो ये श्योर इनकम है, कैजुअल इनकम नहीं है। रिसिप्ट ऑफ मनी लाइंग ऑन रोड, रोड पे पड़ा हुआ पैसा आपको मिल गया, ये भी कैजुअल इनकम है। तो उससे आपसे पूछा कौन सी कैजुअल इनकम नहीं है, तो कैपिटल गेन इन सेल ऑफ शेयर्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज, एक्रूअल सिस्टम को क्या कहते हैं? मर्केंटाइल सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज यूज फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ अकाउंटिंग, डेप्रिसिएशन के लिए यूज करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब एक बार ध्यान से देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टी जो 2 है वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए यूज किया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 5 है वो क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ स्पेसिफिक आइटम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसके लिए किया जाता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 13 है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बार फिर से रिपीट करिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 किसके लिए यूज किया जाता है? क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ स्पेसिफिक आइटम इन प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के लिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो अकाउंटिंग करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उससे रिलेटेड प्रोविजन इसमें गिवन होता है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। The assumption that anticipate no profit and provide for all losses is based on, इसको क्या कहते हैं? प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। भाई फ्यूचर के जो इतने भी एक्सपेक्टेड लॉसेज है उनको एंटिसिपेट करो, प्रॉफिट को एंटिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। इसे क्या बोलते हैं? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस प्रिंसिपल। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी का मीनिंग होता है कि आपने अगर एक मेथड अडॉप्ट कर लिया तो कॉन्टिन्यूसली उसी मेथड को आपको ऑप्ट करना है, मेथड आपको चेंज नहीं करना। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी क्या होता है? कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी होता है कि जो मटेरियल आइटम है, इंपॉर्टेंट आइटम है, उन्हीं को कंसीडर करो। छोटी मोटी ऐसी चीजें जो कि मटेरियल नहीं है उनको कंसीडर नहीं करते हैं। वाइल क्लासिफाइंग फिक्स एंड करंट एसेट्स और ऑल्सो राइटिंग द अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे बुक है, कैलकुलेटर है, उनकी वैल्यू को फिक्स एसेट में ना लेके एक्सपेंसेस का ट्रीट किया जाता है बिकॉज ऑफ मटेरियलिटी कंसेप्ट। फुल डिस्क्लोजर अकाउंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन फुली डिस्क्लोज करनी चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज है जो कि मनी में कन्वर्ट नहीं की जा सकती उसको एज अ फुट नोट अपने फाइनेंशियल अकाउंट में शो कीजिए बाय फॉलोइंग द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। क्वेश्चन नंबर 89। फिक्स कॉस्ट ₹12 lakh इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 1200, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹900, लोन इंस्टॉलमेंट 2 lakh, कैश ब्रेक इवन पॉइंट। सी ब्रेक इवन पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है? फिक्स कॉस्ट माइनस कंट्रीब्यूशन, क्योंकि यूनिट में बोल रहा है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर वैल्यू में होता तो इनटू कर देते सेलिंग प्राइस पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? ऐसी कॉस्ट जिनका प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं है उन्हें क्या कहते हैं हम? फिक्स कॉस्ट। अब यहाँ पे देखिए जो फिक्स कॉस्ट है वो 12 लाख है, लेकिन उसमें डेप्रिसिएशन भी है, लेकिन डेप्रिसिएशन कोई ऐसी कॉस्ट नहीं है जिसका आउटफ्लो होता हो। हम चार्ज जरूर करते हैं एज एक्सपेंसेस, लेकिन कंपनी से उसका कोई रेगुलर आउटफ्लो नहीं होता है। तो इसको क्या करेंगे? फिक्स कॉस्ट में से लेस करके यूज करेंगे। 12 लाख में से आप क्या करेंगे? 12 लाख में से 80,000 लेस करेंगे, ये आ जाएगी आपकी नेट फिक्स कॉस्ट। लोन इंस्टॉलमेंट आप जो पे करते हो उसका भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी से कोई रिलेशन नहीं है, वो एक फिक्स कॉस्ट है, आपको वो EMI या इंस्टॉलमेंट पे करनी ही करनी है। तो ये 2 लाख भी क्या है? आपकी फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सेल्स क्या है? 1200, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 900, यानी कि अल्टीमेटली क्या आ गया? 12 और 2 14 में से 80,000 लेस किया, 13,20,000 डिवाइडेड बाय 300। डिवाइड करोगे आप, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 4400 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक बार रिपीट कर रही हूँ, जो ये फिक्स कॉस्ट है ये नेट फिक्स कॉस्ट लेनी है। डेप्रिसिएशन का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जो आउटफ्लो होता हो, उसको हम फ्यूचर में एक फिक्स अमाउंट एक्यूमुलेट करने के लिए जो कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट है उसको एज एक्सपेंसेस शो करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन किसी आउटसाइडर को डेप्रिसिएशन की पेमेंट नहीं करते हैं। इसलिए अगर डेप्रिसिएशन गिवन है तो उसे फिक्स कॉस्ट में से लेस करेंगे।
लोन इंस्टॉलमेंट एक फिक्स कॉस्ट है, प्रॉफिट हो या नहीं हो आपको पे करना ही करना है, इसलिए इसको ऐड करेंगे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंगे क्योंकि यूनिट्स में आंसर निकालना है, अगर वैल्यू में निकालना होता तो इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी फॉर्मूले में ऐड कर देते। हमने कुछ सोल्व किया, वी गेट 4400 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। टेंडर फॉर कंस्ट्रक्शन इज इन, अगर कंस्ट्रक्शन के लिए टेंडर ले रहे हो तो उसके लिए किसका एस्टिमेशन करते हैं, कॉस्ट का। देखिए एस्टिमेटेड कॉस्ट एस्टिमेट करेंगे, फिर उस पर प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके ही टेंडर का प्राइस कोट किया जाता है। तो उसके लिए क्या जरूरी है, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू मार्शल द बेसिस ऑफ कंज्यूमर सरप्लसेस। देखिए कंज्यूमर सरप्लस या यूटिलिटी से रिलेटेड जो थ्योरी है, दो तरह की थ्योरीज होती हैं यूटिलिटी से रिलेटेड। एक क्या है, एक है कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी और एक क्या होती है, ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी में ये माना जाता है कि जो आपकी सेटिस्फेक्शन है उसको क्वांटिफाई किया जा सकता है, और इसको प्रेजेंट करने वाले कौन थे, प्रोफेसर मार्शल थे। प्रोफेसर मार्शल ने जो थ्योरी है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बेस पे एक्सप्लेन की है। ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी ये कहती है कि प्रेफरेंसेस, जो हमारी सेटिस्फेक्शन है, प्रेफरेंसेस है, उसको हम रैंक कर सकते हैं, उसको नंबर नहीं दे सकते लेकिन उसकी रैंकिंग कर सकते हैं, फर्स्ट कौन, सेकंड कौन, थर्ड कौन। ये जो थ्योरी है ये दी है हिक्स एंड एलन ने, और उन्होंने इस थ्योरी का जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेन किया है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच की हेल्प से, और यू कैन से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को यूज किया है इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन के बेस पे। तो मार्शल के अकॉर्डिंग कौन सा बेस यूज किया गया है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लॉ ऑफ इक्वल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इनका रिलेशन कंज्यूमर से कोई रिलेशन नहीं है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वो कंसेप्ट होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए अपॉन प्राइस ऑफ ए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी अपॉन प्राइस ऑफ बी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये जो कंसेप्ट था कि भाई जो हम मार्जिनल यूटिलिटी कंपेयर करते हैं वेरियस कॉम्बिनेशंस में, तो उनका जो मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो होता है वो इक्वल होता है इक्वल होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल। मैं बेसिक ही बता रही हूँ क्योंकि ज़्यादा डेप्थ में जाऊंगी तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू एक्सपोर्टर इज प्रोवाइडेड बाय। एक्सपोर्टर को पैकिंग फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रिजर्व बैंक कुछ नहीं प्रोवाइड करता, कोऑपरेटिव बैंक का इससे कोई रिलेशन नहीं है। इससे जान लीजिए एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन क्या प्रोवाइड करती हैं, जिसको हम ECGC के नाम से भी जानते हैं। ये क्या प्रोवाइड करती हैं, ये प्रोवाइड करती हैं क्रेडिट इंश्योरेंस कवर, क्रेडिट इंश्योरेंस कवर ये प्रोवाइड करती हैं एक्सपोर्ट के लिए। यानी कि अगर डिफॉल्टर हो जाता है कोई इंपोर्टर तो पेमेंट की श्योरिटी का कवर ये प्रोवाइड करती हैं। इनको का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हुआ था 1957 में एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए, और हम कह सकते हैं कि ये जो ECGC है ये फिफ्थ लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है जो कि क्रेडिट इंश्योरेंस कवर एक्सपोर्टर को प्रोवाइड करती है। प्लीज इतनी बातें इसके कंसर्न में जरूर ध्यान रखिए। 93, द बेसिस ऑफ इनकम मेजरमेंट इज। इनकम को किस बेस पे मेजर करते हैं, मैचिंग कंसेप्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सी मैचिंग कंसेप्ट के कंसर्न में हम क्या करते हैं, भाई एक पर्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है और इनकम है उनको कैलकुलेट करते हैं और मैचअप करके रिजल्ट निकालते हैं, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। पीरियोडिक कंसेप्ट क्या होता है, जो कंपनी की लॉन्ग लाइफ है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, यानी कि फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर में डिवाइड करना, वो है पीरियोडिक कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये होता है कि भाई हर एक वो ट्रांजैक्शन जिसको मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट किया जा सकता है उसी को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। कॉस्ट कंसेप्ट और
हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट्स को उनकी परचेज प्राइस और हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड किया जाता है, बस हर साल डेप्रिसिएशन की क्या करते रहते हैं, एडजस्टमेंट करते रहते हैं। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94, an inquiry regarding the valuation, ownership, title, existence and possession of asset। देखिए, अगर आप इंक्वायरी कर रहे हो सिर्फ वैल्यू की तो उसे बोलते हैं वैल्यूएशन। अगर आप वैल्यू, ओनरशिप, टाइटल, एग्जिस्टेंट, पोजीशन, एसेट का चेक कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं वेरिफिकेशन। एक बार फिर से देखिए, वाउचिंग क्या होता है? वाउचिंग होता है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देखना, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन लिखी हुई हैं उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देखना। सपोज सेल्स को चेक कर रहे हो तो इनवॉइसेस देखना, क्रेडिट डेबिट नोट्स देखना, वो क्या है? वाउचिंग। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देख के ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट करना, रिव्यू करना, वो है वाउचिंग। वैल्यूएशन का मतलब है सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करना, एस्टिमेट वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। लेकिन उसके अलावा अगर आप टाइटल, ओनरशिप, एग्जिस्टेंस, पोजीशन चेक करें तो उसे बोलते हैं वेरिफिकेशन। और इन्वेस्टिगेशन क्या कहते हैं? रिकॉर्डों को एसेस करना, बुक कीपिंग की जो टेक्निक्स है उसके थ्रू ये देखना कि आउटफ्लो इनफ्लो कहाँ हो रहा है, सारी चीज़ों को यू कैन से चेक करना, वो क्या है? इन्वेस्टिगेशन। यानी कि एसेट्स और लायबिलिटी और फंड्स का क्या इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, वो सारी चीज़ें फाइंड आउट करना, वो क्या है? इन्वेस्टिगेशन। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। राइट शेयर मीन्स दो शेयर विच आर, राइट शेयर वो शेयर होते हैं जिनको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर किया जाता है। इसके अलावा एक कंसेप्ट होता है बोनस शेयर। कई बार कंपनी क्या है? डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती, डिविडेंड डिक्लेयर करने के बदले में डिविडेंड के प्लेस में शेयर होल्डर को क्या दे देती है? न्यू शेयर। डिविडेंड के प्लेस पे न्यू शेयर दे देती है, उनको क्या कहते हैं? बोनस शेयर। मतलब इस साल सपोज कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ है लेकिन वो कैश डिविडेंड नहीं देना चाहती, उसके पास जो प्रॉफिट हुआ है वो बिजनेस में री इन्वेस्ट करना चाहती है, एक्सपेंशन के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो वो अपनी जो रिमेनिंग कैपिटल बची होती है इशूड कैपिटल में से, जो रजिस्टर्ड कैपिटल में से उसका रिमेनिंग पार्ट होता है कैपिटल का, उससे नए शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड इशू कर देती है, उसे बोलते हैं बोनस शेयर। और कंपनी जब भी नए शेयर इशू करती है सबसे पहले वो शेयरों का ऑफर अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देती है तो उसे बोलते हैं राइट शेयर। द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज कंसर्न विथ कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? क्या कर रहे हो कंट्रोलिंग में? कंट्रोलिंग में आप परफॉर्मेंस को मेजर करते हो कि परफॉर्मेंस कैसी है। इसका मतलब क्या आंसर हो जाएगा इसका? मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस। क्योंकि आप देखते हो स्टैंडर्ड और एक्चुअल में क्या वेरिएशन है, फिर उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेते हैं। तो कंट्रोलिंग मीन्स मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। देन आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 97। जेट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज propounded by। जेट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने प्रपाउंड की? थ्योरी प्रपाउंड की है विलियम ओची ने, जो कि सबको ये नाम पता होता है। लेकिन इस थ्योरी के साथ दूसरा नाम जो जुड़ा हुआ है वो नाम है LF उर्विक का। तो यहाँ पे आपको विलियम सोची तो दिया नहीं है, उर्विक नाम दिया हुआ है, गो फॉर दैट। गलत नहीं ये क्वेश्चन। जेट थ्योरी के प्रपाउंडर हम विलियम ओची पढ़ते हैं, लेकिन जो उर्विक है उनका भी इस थ्योरी में क्या है? कंट्रीब्यूशन है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको प्रपाउंडर अगर आपसे पूछते हैं तो उसमें साइड में जो भी साथ में वो जो हेल्पर या फिर कुछ कंट्रीब्यूटर होते हैं उस कंसर्न में भी आप उसका आंसर राइट कर सकते हैं, क्योंकि पॉपुलरली हमारे दिमाग में सिर्फ यही एक नाम सेट रहता है। FW टेलर आपको पता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। केथ डेविस ने काम किया है ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क प्लेस। उन्होंने बुक भी लिखी है ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क प्लेस, कि जब जो
एम्प्लॉयज़ हैं जब वर्क प्लेस पे रहते हैं तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं उस कंसर्न में ऑब्जर्वेशन करके इन्होंने स्टडी की है। पीटर एफ ड्रकर को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। जो मॉडर्न मैनेजमेंट की थ्योरी है वो के उसके प्रपाउंडर कौन है? पीटर एफ ड्रकर। नेक्स्ट, हाई द रेशो द मोर फेवरेबल इज, जितना हाई होगा उतना फेवरेबल रेशो होगा। ये स्टेटमेंट किस पे अप्लाई नहीं होती? स्टॉक टर्नओवर। स्टॉक टर्नओवर का मतलब क्या होता है कि स्टॉक कितनी बार कैश में कन्वर्ट हुआ, तो जितनी ज्यादा बार कन्वर्ट होगा उतना प्रॉफिटेबल होगा, तो हायर द रेशो मोर फेवरेबल। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है? सेल्स का कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है, तो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब ये है कि सेल्स का कितना जीपी है, कितना परसेंटेज, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशो का मतलब क्या होता है कि कितना परसेंटेज सेल्स का एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। तो ये अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा हुई हैं तो वो अनफेवरेबल होगा। अगर ये कम होगा तो ये क्या होगा? फेवरेबल। तो इसने बोला कौन सा ऐसा रेशो है जो ज्यादा होने पे फेवरेबल होगा, तो ये तीनों ज्यादा होने पे फेवरेबल होगा और ऑपरेटिंग अनफेवरेबल होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, द सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन से जो डेविएशन लेते हैं उनका सम क्या होता है? 0। अगर आप अर्थमेटिक मीन से, सपोज आपको x दिया हुआ है, कोई वैल्यू दी हुई है और x में से x मीन आप माइनस करोगे तो हमेशा आंसर क्या आता है? 0। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, एन इंक्रीज इन सेल्स प्राइस। अगर सेल्स प्राइस इंक्रीज होगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ब्रेक इवन पॉइंट में। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट अगर यूनिट में बात करें तो क्या होता है? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब देखिए, अगर यूनिट में है या दोनों कंसर्न में मैं सोच सकती हूँ, क्योंकि इसमें कुछ नहीं लिखा है तो सेल्स प्राइस की बात हो रही है तो मैं नॉर्मली ले रही हूँ फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन अप इनटू सेल्स। अब ये कह रहा है इंक्रीज इन सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस बढ़ेगा तो न्यूमरेटर भी बढ़ेगा और डिनोमिनेटर भी बढ़ेगा। देखिए, सेल्स बढ़ेगी तो कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा और इनटू सेल्स भी कर रहे हैं तो सेल्स इंक्रीज हो रही है। अगर जब हम किसी चीज को फ्रैक्शन में लिखते हैं, मैंने आपको बताया था, अगर न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है और डिनोमिनेटर भी इंक्रीज हो रहा है तो रेशो हमेशा क्या होगा? रिड्यूस होगा। अगर न्यूमरेटर डिक्रीज हो रहा है और सेम वैल्यू से डिनोमिनेटर भी डिक्रीज हो रहा है तो रेशो क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्योंकि सेल्स सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू से कंट्रीब्यूशन, सेम वैल्यू से सेल्स, दोनों में इम्पैक्ट आएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बढ़ रहे हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? कम होगा। ये हर टाइप के रेशो पे ये फंडा आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर आप फर्स्ट वाली वीडियो देखोगे तो उसमें भी मैंने एक रेशो का क्वेश्चन बताया जिसमें ये फंडा बताया हुआ है। द फोर्स दैट ड्राइव अ पर्सन टू टेक एक्शन इज कॉल्ड। भाई, काम करने के लिए कौन सी फोर्स पर्सन को एक्शन लेने के लिए ड्राइव करती है? वो होता है मोटिवेशन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102, इनकम फ्रॉम बिजनेस कमेंस ऑन 1 मार्च 2018 विल बी एसेस इन द असेसमेंट। देखिए, मार्च को आपने स्टार्ट किया है बिजनेस, तो इसको आप 18 यानी कि 1 अप्रैल 18-19 में एसेस नहीं करेंगे। इसको एसेस कब करेंगे आप? इसको एसेस करेंगे आप 19-20 में। प्रीवियस ईयर आपका हो जाएगा इस कंसर्न में, जो प्रीवियस ईयर होगा वो प्रीवियस ईयर आपका हो जाएगा 1 मार्च 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक। इसमें जो अर्न करोगे उसे एसेस करोगे 19-20 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पहले जो आंसर की आई थी उसमें इसका आंसर गलत लिखा हुआ था, बाद में करेक्ट कर दिया गया था। उसमें आंसर लिखा हुआ था 18-19 जो कि गलत है, 19-20 होगा। मैंने ये सीए की बुक से भी कंफर्म किया था ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 103, द पार्टनरशिप में कम टू एन एंड ड्यू टू। पार्टनरशिप डेथ से भी एंड हो जाती है, इंसॉल्वेंसी से भी हो जाती है, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर से भी हो जाती है, तो सारे तरीकों से होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
वाइल डेलीगेटिंग अथॉरिटी सुपीरियर डेलीगेट, जब अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है तो उसके साथ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों डेलीगेट होती है। अकाउंटेबिलिटी कभी भी डेलीगेट नहीं होती। सपोज मैं कंपनी की मैनेजर हूँ और मैंने अपना काम जो है जल्दी कराने के लिए XYZ W में डिवाइड कर दिया है, मैंने इन्हें अथॉरिटी दी, मैंने इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, लेकिन इनके काम के लिए स्टिल अभी भी मैं ही जिम्मेदार हूँ, मैं ही अकाउंटेबल हूँ, मैं अकाउंटेबिलिटी से पल्ला नहीं झाड़ सकती हूँ। इसीलिए जब अथॉरिटी डेलीगेट होती है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कभी भी आप दूसरे को डेलीगेट नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये थे 104। अभी हमारे 21 क्वेश्चन बच गए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम 21 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।